सबसे पहले मैं आप सबको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। आज का जो यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने स्टडी सर्कल जो लास्ट वीक प्लान था, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाया, तो उसी को आज हमने वो किया था। तो कश्मीर के अंदर जिस तरह हम सबको मालूम है कि वेदर का भी इशू है, इंटरनेट के भी इशू हैं, तो बेशुमार दोस्त हमें जॉइन नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि हम आज इसको अपने एज़ शेड्यूल्ड कैरी ऑन करेंगे प्रोग्राम को। और टॉपिक के हवाले से सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब जो चेयरमैन हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के, जो आज का हमारा टॉपिक है थॉट प्रोसेस बिल्डिंग, यानी सोच की तामीर। कि सोच क्या होती है, उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि सोच नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, हर तरह के ख्यालात होते हैं सोच से रिलेटेड। तो इस टॉपिक के हवाले से मैं पहले सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को वो करूँगा, फ्लोर दूँगा, तो उस टॉपिक पे वो बात करेंगे। तो उसके बाद जिस दोस्त ने भी क्वेश्चन करना हुआ, अपना इनपुट देना हुआ, तो मोस्ट वेलकम। तो शौकत साहब आप 15-20 मिनट में कंक्लूड कीजिएगा जो पहला टॉपिक है, फिर करंट इश्यूज़ के हवाले से भी जो सेकंड सेशन होगा ना, उसमें करंट इश्यूज़ के हवाले से भी थोड़ा-सा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका फ्लोर आपके पास है, तो प्लीज़ कैरी ऑन करें। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों की इस दिलचस्पी पर खुशी का इज़हार करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस मसरूफ़ दुनिया में और इस मसरूफ़ हालात में अपना वक़्त निकाला ख़ालिसतन सीखने और सिखाने के अमल के लिए। बुनियादी तौर पर हम जब पहले कोई जब हम वहाँ होते थे तो स्टडी सर्कल यकीनन दो-बदू होता था, फिज़िकली प्रेज़ेंस से होता था और वो ज़्यादा इस लिहाज से दिलचस्प होता था कि यकीनन हम लोग एक-दूसरे के साथ बराह रास्त मुख़ातब होते थे और किसी को अगर कोई सवाल आ रहा होता तो वो भी सवाल करता था। और इंटरनेट पे यकीनन वो चाशनी तो नहीं रहती जो एक फिजिकल इंटरेक्शंस हैं में या एक कमरे में बैठ के तो हम स्टडी सर्कल करते थे। स्टडी सर्कल्स का बेसिक उसूल ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, बल्कि जो साइंटिफिक तरीका है कि 10 से ज़्यादा अफराद एक स्टडी सर्कल में ना हों और स्टडी सर्कल जो है वो इतना लेंथी भी नहीं होना चाहिए कि लोग जो है वो उस स्टडी सर्कल में बोरियत महसूस करें। क्योंकि बेसिकली जो शख्स है जिसको इस मनसब पे फ़ाइज़ किया गया है कि वो स्टडी सर्कल ले, उसके 2 काम हैं। एक है तो ये है कि लोगों को की दिलचस्पी को वो बढ़ाए कि ताकि लोग पढ़ने की तरफ यानी किताब से रुजू करें। दूसरी बात ये है कि उनकी सोचों को जो बिखरी हुई होती हैं, उनको किसी न किसी एक तरतीब में लाए ताकि वो अपनी रिसर्च को या अपने गिरदो-नवाह के हालात को उस पे तफक्कर कर सके, उस पे गौर कर सके और फिर उन सोचों को एक साइंटिफिक मानों के अंदर, मफ़ाहिम के अंदर ले आए। चूँकि स्टडी सर्कल का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने किसी को कोई अल्लामा बनाना है, बल्कि स्टडी सर्कल का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों में ये दिलचस्पी पैदा हो कि उनका जो किताब के साथ रिश्ता है वो जुड़े, तारीख के साथ उनका रिश्ता जुड़े, समाजियात के साथ उनका रिश्ता जुड़े, अपने अवाम के साथ उनका रिश्ता जुड़े और वो अपने रोल को एक पॉजिटिविटी के साथ जोड़ के एक ऐसा रोल प्ले करें कि जिससे समाज में बदलाव आए। हम वो लोग हैं जो किसी न किसी एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन में हैं, हमारी मुख्तलिफ सतहें हैं, हमारे तजर्बे मुख्तलिफ हैं, हमारे किताबों का मताला जो है वो मुख्तलिफ है। यकीनन किसी को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली हैं तो उसने ज़्यादा किताबों से रुजू किया है, किसी को कम मिली हैं तो उसने कम किताबों से रुजू किया है। लेकिन यकीनन हमारी सोचों का एक दायरा जो है या एक धारा जो है वो एक तरफ है, इसलिए हम हमारी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, पॉलिटिकल जो अप्रोच है, वो
किसी न किसी एतबार से एक जैसी है, लेकिन तजर्बात मुख्तलिफ हैं। और चूंकि ये सारी दुनिया के जो मुफक्करीन हैं वो इस बात पे मुत्फिक हैं कि जो इंस्पिरेशन इंसान की जिंदगी में लाती है वो तारीख का इल्म लाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कई लोग ये दावा कर सकते हैं कि मैंने तारीख पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो मेरे अंदर तो किसी किस्म की कोई इंस्पिरेशन नहीं लाए हैं। तो इसमें भी उस्ताद ये कहते हैं कि तारीख को कैसे पढ़ा जाए और फिर तारीख को समझा कैसे जाए, और फिर तारीख के उस अमल में सच को कैसे जाना जाए। चूंकि बेशुमार जो तवारीख लिखी गई हैं उनमें बादशाहों के किस्से हैं, उसमें नस्लियाती रिश्तों की तशरीह है, उसमें समाज के उरूज और ज़वाल के असबाब हैं। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये तारीख का मुनज़्ज़म इल्म है जो आपको ये दिखाता है कि कोई सोसाइटी ज़वाल का शिकार कैसे होती है और कोई सोसाइटी उरूज कैसे हासिल करती है। और उस जब आप तारीख के पहिए को यानी तारीख को अपने समाज की बेहतरी के लिए बतौर एक टूल, बतौर एक हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको तारीख जो है वो एक आप में जज्बा अता करती है, क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म इल्म की शक्ल में आपको बताती है कि आप दुनिया के वो वाहिद इंसान नहीं हैं जिस पे दुख नाज़िल हुए हैं। आप दुनिया की वाहिद फैमिली नहीं है जहां बीमारी आई है। आप दुनिया के वाहिद लोग नहीं हैं जिन्हें बेरोजगारी का सामना है या किसी न किसी एतबार से मुश्किलात और मसाइब का सामना है, बल्कि कई माशरे में लोग जो है वो आपकी तरह के ही हालात से गुजरे हैं। लेकिन उनमें चंद एक लोग जिन्होंने अपनी सोचों को मुर्तकिज किया कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे बदल सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को कैसे मुस्बत रास्तों पे गामजन कर सकते हैं। तो तारीख ही बताती है कि कोई किसी एक फर्द की मुस्बत सोच माशरे में किसी ना किसी सतह पे असर अंदाज तो होती है, लेकिन एक फर्द समाज को बदलने पे कादर नहीं है। तो इसलिए आज के समाज की सबसे बड़ी जो सच्चाई के तौर पर हमें जो इल्म मिला है कि ये जो कलेक्टिव जो समाज बदलने की तहरीक होती है ये इज्तमाई तहरीक होती है, और इस इज्तमाई तहरीक को कौन सी चीज डिसिप्लिन में लाती है? वो तंजीम लाती है। जब तंजीम जो है वो होगी तो फिर उस तंजीम के लिए एक डिसिप्लिन भी दरकार है। वो तंजीम फिर आदमी को कम से कम 5 तरह की कुर्बानियों के लिए आमादा करती है कि अगर आप वाकई अपने लोगों से वफादार हैं, आप उनके गमों का जो है वो मदावा चाहते हैं, आप अगर उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को वॉलंटियर करना होगा। पहली कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी किस चीज की? अपने वक्त की। टाइम कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, कि जो आप फर्ज करें कि इस वक्त भी आप इस महफिल में बैठे हैं, तो आपने किस चीज की कुर्बानी दी? सबसे पहले अपने वक्त की कुर्बानी दी। दूसरी कुर्बानी आती है अपने रिसोर्सेज की, कि यकीनन आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट है जो इस पे बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो आप मंथली पे करते हैं, तो आपको इंटरनेट की ये सहूलत है। लेकिन इस सहूलत से जो आप इस्तेफादा कर रहे हैं, उस इस्तेफादे में आपकी वो कंट्रीब्यूशन जो आपने अपनी जाती सहूलत के लिए तो ली, लेकिन आप एक तंजीम की खातर एक समाज बदलाव तहरीक में अपना एक एक्टिव रोल बनाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके रिसोर्सेज की कंट्रीब्यूशन भी होती है। और फिर जिस वक्त अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस को वसाइल दरकार हों, तो आप वॉलंटियर करते हैं अपने जो भी मीगर रिसोर्सेज है उसमें कंट्रीब्यूट करने की। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर आता है कि सब्स्टिट्यूट, कि जितने एक मैं जितना एक हूं, मेरी पहली जो जो सिंसेरिटी होगी कि मैं अपने जैसा दूसरा फर्द भी इस नजरिए के लिए तैयार करूं, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार करूं, कि ताकि जो कंट्रीब्यूशन का
जो 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 अपने अल्टरनेट जो मादी के साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन हम दें वो ये है कि दूसरा फर्द भी तैयार करें। ये और इसके साथ साथ जो है वो जब वक्त आए तो हम किसी बुजदिली का शिकार ना हों, बल्कि अपने जान भी अपने अवाम के लिए, अपनी तारीख के लिए, अपने समाज के बदलाव के लिए कुर्बान करें। लेकिन इन सारी कुर्बानियों को यानी 5 तरह की ब्लड की कंट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज की कंट्रीब्यूशन, अल्टरनेट यानी सब्स्टिट्यूट तैयार करने के लिए की कंट्रीब्यूशन, ये सारी कुर्बानियां जो है वो तभी एक इंसान देने के काबिल होता है कि जब उसके पास मुनज़्ज़म इल्म हो। हमारे शऊर की 3 सतहें हैं। एक है जिसको कहते हैं कि सतही शऊर, कि हम चीज़ों को देखते हैं, फ़र्ज़ करें बाहर निकलते हैं, हम दरख्त देखते हैं, खेत देखते हैं, सब्ज़ा देखते हैं, या कहीं सब्ज़ा नहीं होता, या कहीं काश्त किसी ने की है, मकई की है, गंदम की है, चावल किए हैं। तो एक ये हमारा सतही मुताला होता है जिससे कि हमारे दिमाग में ये ओपिनियन बनती है कि ये यहाँ ये फसल उगाई हुई है, यहाँ ये दरख्त है, ये हमारे सतही शऊर की है। अब ये सतही शऊर जो है वो मुनज़्ज़म शऊर में कब कन्वर्ट होता है कि जब हम उस पूरे प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं कि बीज बोने से पहले जमीन को कैसे तैयार किया जाता है। तो इसी तरह, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आज के स्टडी सर्कल को लेंथी नहीं करना चाहता, तो मैं इसी तरह एक सियासी पार्टी जिस वक्त बनाते हैं तो सबसे पहले आप शौकत साहब आपके नेट का कोई इशू हो गया है? आवाज नहीं आ रही है? कट गई थी तो वहीं से स्टार्ट लीजिएगा, यहाँ से। यानी जो सतह शऊर तक तो बात हो गई ना? जी जी। तो यानी ये सारी जो हमारा एक इंसान को आप कब कहते हैं कि ही इज ए फिट पर्सन, कि जब उसके हवास से खमसा यानी जो 5 हवास हैं वो प्रॉपरली काम करते हों, तो हम कहते हैं कि ये आदमी फिजिकली फिट है। और ये 5 हवास जो है, ये ख्याल जो है वो अपने समाज से लेते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं माशरे में चोरी हो गई है, तो ये ख्याल, चोरी का जो ख्याल आपके दिमाग में आता है, तो उसके साथ जुड़ी हुई परतें जो है वो आपके सामने आती हैं, क्योंकि आपके पास जो 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस आपको एक ओपिनियन बनाते हैं, और जब वो ओपिनियन आपके दिमाग में बन जाती है तो आपकी जबान से लफ्जों की शक्ल में एक स्टेटमेंट तैयार होती है। तो मैं कहता हूं ये कि आज के स्टडी सर्कल को हमको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, बल्कि आज के स्टडी सर्कल्स को हम चंद एक चीजों को याद रखें। एक तो ये है कि हमारी सोच जो है वो कहीं ऊपर से नाज़िल नहीं होती, बल्कि हम अपनी सोचें अपने समाज से ही लेते हैं। मैं वो मुश्किल टर्मिनोलॉजी भी नहीं, जैसे फ़लसफ़े के अंदर है तारीखी और जिदलियाती मादियत, तारीखी मादियत क्या जिदलियात, ये बाद अज़ां हम इन इस्तिलाहों को भी जो जो अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, या कई दफ़ा लोगों ने इस्तिलाहें सुनी भी होती हैं, लेकिन उन इस्तिलाहों के यानी उन उन अल्फाज के मानी से नाआशना होते हैं, तो वो अपनी तकारीर में तो उनको बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कभी उनसे पूछा जाए कि हम समाज को कैसे बदलें, तो फिर वो एक लंबी कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी ऐसी है कि जो उनके अल्फाज का साथ नहीं देती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है, जिस कुर्रा अर्ज़ पे हम रहते हैं, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, ये इसको कुर्रा कहते हैं, कुर्रा अर्ज़। ये बहुत सारे कुर्रों का एक हिस्सा है जिसको ज़मीन कहते हैं, और इस ज़मीन की जो ख़ासियत है, इसमें ज़िंदगी भी है और इसमें मौत भी है। और इंसान जो आज जो उसने शक्ल धारी है, इसको साइंस के अंदर कहते हैं शौकत साहब फिर आपके नेट का कोई इशू आ गया है? इंसान ने जो मौजूदा शक्ल धारी है उस पर थे, तो फिर रुक गया। मेरे ख्याल से आपका नेट का कोई आ रहा है प्रॉब्लम।
اب نیٹ کے سامنے تو ہم سارے ہی بے بس ہیں، لیکن اب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے ابھی، پھر بھی رکنا شروع ہو گئی تھی، چلیں آپ وہیں سے کنٹینیو کریں. ہاں، تو یہ جو شکل اختیار کی ہے، تو اس میں جو سائنس نے، جو فلسفے نے، جو تاریخ نے جو قانون درافت کیا ہے، وہ اس قانون کو کہتے ہیں جیت البقاء کا قانون، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ. مجھے بتائیے گا کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اور اسی قانون کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دی لا آف سروائیول آف دا فٹسٹ. ہم لیٹلی ان سارے لاز کو جو ہم پہ آپریٹ ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ڈسکس کریں گے، کہ تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ اپنی سوچ کو سائنٹیفک بنا سکیں، چونکہ ہماری سوچیں بکھری ہوئی ہیں. ناصر صاحب نے ان کو دو چیزوں میں تقسیم کیا، ایک منفی سوچ اور ایک مثبت سوچ. ہم کس سوچ کو منفی کہیں گے، کس سوچ کو مثبت سوچ کہیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سوچ ہے کیا، سوچ آتی کیسے ہے. تو یہ سب چیزوں کو ہمیں جاننے کے لیے یقیناً اسٹڈی سرکل کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ ہفتے میں کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے وہ کریں، کہ تاکہ ہمیں پہلے موٹی موٹی اصطلاحیں وہ ہوں کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھیں تو آپ اس کتاب کو سمجھ سکیں. فزکس کی کتاب ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن فزکس کی اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پہلے 9th کلاس میں جو ہے وہ سائنس پڑھنی پڑتی ہے، آپ کو سائنس کی ابتدا جانی پڑتی ہے، پھر ایف ایس سی کرتے ہیں تو ایف ایس سی میں اور حتیٰ کہ پھر آپ جو ہے وہ ایڈوانس اسٹڈی کرتے ہیں تو تب جا کے آپ فزکس کے قوانین کو پورے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ورنہ آپ کو اور مجھے یا عام آدمی کو E=mc² انگریزی پڑھنے والا تو یہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس ایکویشنز کے پورے معنی کیا ہیں، اس پہ پوری آج کی ماڈرن سائنس کس طرح کھڑی ہے، یہ تبھی ہوگی کہ جب کوئی سمجھانے والا ہو، اور سمجھانے والا وہی ہو سکتا ہے جس کو سب سے پہلے خود سمجھو. تو سو دیٹ جو ہے وہ سوچوں کو فلسفے نے بھی اور مختلف فلاسفرز نے بھی اس کو ڈسکشن میں لایا ہے کہ انسان میں پہلی سوچ کیا آئی. تو کچھ کہتے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچا کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کون ہے، کسی نے مجھے تخلیق کیا یا میں خود آیا ہوں. تو پھر وہاں نظریہ آیا ارتقاء کا، جس کو کہتے ہیں ہم ایوولوشن. اس ایوولوشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایگزامپل ہوتی ہے، بچہ ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایوولوشنری پروسیس، اس میں ایوولوشن ہوتا ہے. اور جس وقت وہ آپ اگر ایک بچے کو فرض کریں کہ وہ 4 سال کا ہے یا 2 سال کا بچہ ہے، تو آپ کروڑوں خرچ کر کے اس کو روانی کے ساتھ گفتگو نہیں کروا سکتے. اس روانی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی اس کو ایک مناسب اور فطری وقت درکار ہے. اسی طریقے سے جو وہ بچہ جو ہے وہ اگر 5 سال کا ہو، وہ تواتر کے ساتھ بولنا، فرفر بولنا سیکھ جائے، لیکن آپ اگر کروڑوں روپیہ خرچ کریں تو اس کو پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتے، اس کو ایم ایس سی نہیں کر سکتے، حتی تک کہ آپ اس کو میٹرک بھی نہیں کروا سکتے. اس کے لیے بھی آپ کو ایک ویٹ کرنا پڑتا ہے، وہ ایوولوشن ہوتا ہے، اور وہ ایک فطری عمر کو پہنچتا ہے، اور اس تسلسل میں وہ سیکھتا رہتا ہے. تو پھر اس کو میٹرک کی کتابیں سمجھ میں آتی ہیں، جب میٹرک کی کتابیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ جا کے ایف اے یا ایف ایس سی میں بیٹھتا ہے تو اس کو لٹریچر سمجھ میں آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ جو لا گورن کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں دی لا آف ایوولوشن، ارتقاء کا قانون. اور یہ ارتقاء کا قانون ہی ہماری سوچوں کو مثبت یا منفی بناتا ہے، چونکہ ارتقاء کے اندر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس میں ڈومینیشنز جو ہے مثبت قدروں کی ہے، تو یقیناً وہاں کوئی ایک آدھ بندہ تو منفی سوچوں کی طرف جا سکتا ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ مثبت سوچ کو پر ہی کارآمد ہوگی. ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ ایک دور میں انسان کو غلام بنانا ایک عام سے روایت تھی، اور اس میں کوئی برا نہیں جانتا تھا. برا تو صرف وہ سمجھتا تھا جو غلام ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اس کو بھی
اس کی سوچ پر کوئی پہرا نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، بلکہ اس کو والنٹیئرلی اس غلامی کے لیے کچھ لفظوں کا سہارا لیا گیا، کہ جیسے ایک نے یہ کہا کہ میں اگر طاقتور ہوں تو یہ طاقت جو ہے وہ مجھے ایک غیر مرئی طاقت نے دی ہے. کسی نے اس کا بھگوان نام رکھ دیا، کسی نے اس کا خدا نام رکھ لیا، کسی نے اس کا مختلف نام دے دیے، کہ یہ پاور جو روحانی طور پر مجھے آئی ہے اور میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں تمہیں غلام بنا سکتا ہوں، اور تم غلام اس لیے ہو کہ یہ تمہارا مقدر ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی اس غلامی کے نظام کو بدلنے کے لیے کچھ مثبت سوچوں والوں نے ان غلاموں کو یہ احساس دلایا، ان کو یہ شعور دیا، ان کو یہ سوچ دی، ان کو یہ فکر دی کہ یہ غلامی تمہارا مقدر نہیں ہے، یہ غریب ہونا تمہارا مقدر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ زمین جو وسائل دیتی ہے، اور یہ زمین اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہے. یہ جو جس نے بہت بڑی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ اس کی طاقت ہے. اس قبضے کے اندر اس کا جو راز ہے وہ اس کی طاقت ہے. اور آگے ہم لوگوں کو غلام بنانے میں بھی اس نے جس چیز کا سہارا لیا ہے وہ ایک تو طاقت کا، اور دوسرا پھر اپنی سوچ کو ہم پہ مسلط کر لیا کہ ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے کام کریں گے، ہم اس کے لیے سوچیں گے، ہم اس کے لیے رات کو سوئیں گے، اس کے لیے رات کو دن کو جاگیں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر جا کے، کچھ لوگوں نے، آپ کی طرح کے بہت سارے لوگوں نے جا کے اس غلامانہ نظام میں ان غلاموں کو یہ سوچ دی کہ غلامی سے بغاوت کرنا کوئی بھگوان سے بغاوت نہیں ہے، کوئی خدا سے بغاوت نہیں ہے، کوئی کسی اپنے مقدس عقیدے سے بغاوت نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جو دوسرے انسان کی غلامی میں یہ اس غلامی سے نجات ہے، جو ہے وہ ایک فرد سے نجات ہے. یہ کسی مقدس چیز سے نہیں ہے، اور وہ کوئی چیز مقدس ہو نہیں سکتی کہ جو تمہیں غریب رکھتی ہو، جو تمہیں محکوم بناتی ہو، جو تمہیں غلام بناتی ہو. نتیجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ جو فرد کی غلامی کا نظام تھا وہ ٹوٹا. لیکن انسان نے غلامی کے اس نظام کو توڑا تو، لیکن بعد ازاں پھر جاگیرداری نے اس نظام کو ایک نئی شکل دے دی. تو ایڈوانس سوچیں دوسروں کے وسائل، دوسروں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں. تو جو مثبت سوچ والے ہیں، جن کے پاس ایک منظم علم ہوتا ہے، وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر اپنی سوچوں کو مثبت سمت دیتے ہیں. لیکن مثبت سمت میں کریٹیویٹی، اس میں تحریک تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ان کا علم جو ہے وہ ہو. کیونکہ کہتے ہیں کہ علم، نالج از دا پاور. اور علم کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کا لفظی مطلب ہوتا ہے جاننا، لیکن علم کو اپنے پہلو سے سمجھنا ہوتا ہے. علم وہ ہے جسے سمجھا جا سکتا ہو، وہ چیز علم نہیں ہے جس کو سمجھانا جا سکتا ہو، جس کو سمجھایا جا سکتا ہو. علم کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس کو دوسرے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہو، پھر اس علم کی بدولت اس پہ تجربہ کیا جا سکتا ہو، اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہو، وہ کوئی نتیجہ دے مادی شکل میں، اس کو کہتے ہیں نالج. عقیدے اور نالج میں بیسک فرق یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ کسی تجربے میں نہیں لایا جا سکتا. یہ نالج ہے جو تجربے میں بھی لایا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنسدان لیبارٹریز میں بیٹھ کے برسہ برس ریاضت کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے جو سفر ہے اس کو آسان بنایا، اچھی گاڑیاں بنا کے، اچھے جہاز بنا کے. یعنی وہ مسافت جو برسوں میں طے ہوتی تھی وہ آج گھنٹوں میں طے ہونے لگی. تو اس کے لیے نالج نے جو بیسک رول پلے کیا ہے، اس رول کو سمجھنے کے لیے اسٹڈی سرکل کیے جاتے ہیں. اور پھر اسٹڈی سرکل آپ کو تنظیم کے اندر ایک ڈسپلن اور وہ ذمہ داری، کیونکہ آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے. اور اگر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں جو کہتے ہیں کہ انفرادی جو جس کو کہتے ہیں کہ اپرچونسٹک، موقع پرستانہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پولیٹیکل پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ اجتماع کے فائدے کے لیے میں نے اپنے آپ کو والنٹیئرز کیا ہے. تو میں یہ کچھ تمیدی باتیں تھی، جن تمیدی باتوں کو ہم ذرا جب نیکسٹ ہمارا وہ ہوگا تو اس میں سوچ پہ میں زیادہ
नोट्स के साथ आपसे गुफ्तगू करूंगा। अभी आज की ये एक तरह की इंट्रोडक्टरी वो है कि स्टडी सर्कल लेना क्यों ज़रूरी है, स्टडी सर्कल होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग स्टडी सर्कल से नहीं गुजरते वो बेशुमार किताबें पढ़ लेते हैं, शायद वो अपने तहीं अपने आप को अल्लामा भी तसव्वुर करें, लेकिन उनकी सोच में वो डिसिप्लिन नहीं आता, वो अपने समाज के बारे में, उस समाज के बदलने के बारे में और कायनात के उन कवानीन को समझने में वो हमेशा जो है वो बिखरी सोचों के साथ आप कायनात के इस निज़ाम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए एक सियासी कारकुन की तालीम और तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि ताकि वो रिश्ता जिसको किताब का रिश्ता कहते हैं वो जो टूट गया है, उस रिश्ते को वापस जो है वो एक सियासी कारकुन जोड़े, क्योंकि सियासी कारकुन पढ़ता भी अपने अवाम के लिए है। वो सियासी कारकुन हो नहीं सकता कि जो रात को कुछ ना कुछ अपने अवाम के लिए कुछ पढ़ के ना सोए, और फिर वो चीज ये जानना कि कौन सी किताब मुझे पढ़ना जरूरी है मेरे लिए, ये भी आपको स्टडी सर्कल्स के अंदर ही वो होती है कि चूंकि यहाँ ही आप ये सारे कंट्रीब्यूशन और एक पॉलिटिकल पार्टी के फर्द की हैसियत से आप रोल देखते हैं, फिर अपने समाज के अंदर आप रोल प्ले करते हैं, तो चूंकि बेशुमार ग्रोह, बेशुमार लोग, बेशुमार नासहीन बैठे वो होते हैं जो आपको हमेशा इस अमल से हटाने के लिए वो मुख्तलिफ तरह की कोशिशें करते हैं, मुख्तलिफ तरह के बयानात देते हैं। तो वो आपको एक मौका परस्ती सिखाते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ये तो सदियों से ये निज़ाम चला आ रहा है, ये सदियों तक रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने इन बातों को बिलीव नहीं किया, वो बिलाखिर बेहतर ज़िंदगी, हम नहीं कहते कि कोई मुकम्मल ज़िंदगी पाई उन्होंने, लेकिन एक बेहतर, जैसे यूरोप के अंदर लोगों ने आग और खून के दरिया अबूर करके तो यहाँ एक बेहतर माशरा लाया, जिस माशरे के अंदर बेरोज़गार को बेरोज़गारी अलाउंस स्टेट देती है। मकान यानी छत मुहैया करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। आपके इलाज मुआवजे की ज़िम्मेदारी, ये सारी चीज़ें जो जो उससे पहले समाज जो है वो बिल्कुल बेनियाज़ था, वो उसको कोई गर्ज़ नहीं थी, तो अल्टीमेटली मुस्बत सोचों के लोगों ने किरदार अदा किया, तो इन रियासतों को बनिस्बत उन जगहों पे कि जहाँ मुस्बत सोचों का फुकदान है, वहाँ लोग आज भी जो है वो आप ये समझें कि हालात के रहमो-करम पे हैं। लेकिन अगर यूरोप, अमेरिका, कनाडा इन जगहों पे जिसको निस्बतन आप जदीद दौर कहते हैं या तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं, तो इस तरक्की याफ्ता दौर में कोई इंडस्ट्री का या किसी पैदावारी अमल का यानी किसी ज्यादा पैसों का दखल नहीं है, बल्कि यहाँ की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने जमहूरियत के लिए बादशाहों के खिलाफ, चर्चिस के खिलाफ बगावतें की हैं, तो एक निज़ाम लाया, जो निज़ाम जो है वो अपने अवाम के सामने जवाबदेह बनता है कि हमने अवाम को बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मुहैया करनी है, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका रंग क्या है, उनकी नस्ल क्या है, उनकी कौमियत क्या है। तो हमारे जो माशरे के अंदर जो चीज़ें हैं, जो कभी-कभी जो है वो हम किसी अकीदे की बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझते हैं और हम समझते हैं कि सारे राइट्स उसके लिए मुख्तस हैं, और दूसरा इंसान जो हमारा हम अकीदा नहीं है, तो उसको कमतर हुकूक मिले, वो कमतर हैसियत का मालिक है। तो तारीख का इल्म, समाज का इल्म ये बताता है कि इंसान के सोचने की जो इंसान जिसके अंदर 5 यानी हवास खमसा जिनको कहते हैं, 5 सेंसेस हैं, उनको सर्दी लगती है, उनको भूख लगती है, उनकी ज़रूरियात हैं, उनको घर की ज़रूरत है, छत की ज़रूरत है, बिस्तरे की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है और साफ हवा की ज़रूरत है। ये सब ज़रूरतें जो है एक मुस्बत सोच के साथ आप जब वो करेंगे, जब आप वो करते हैं, तो देन आप रोल प्ले करते हैं और आप उस हाथ को रोकने की आप में ताकत आ जाती है, जो मज़हब की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे, किसी रंग नस्ल की बुनियाद पे वो दूसरे पे हावी होने की कोशिश करता है। तो ऐसा सियासी कारकुन उस हाथ को रोकता है, उसके खिलाफ तहरीक पैदा करता है, और आप वो लोग, मेरी उम्मीद ये है कि आप वो लोग होंगे कि जो लोगों पर होने वाली किसी भी तरह के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एक दीवार बनने के लिए होंगे। उसके लिए आपको अपने तैयारी करनी होगी और हर तरह के उस तरह के फलसफों को आपको रिजेक्ट करना होगा जो इंसान को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ इम्तियाजी बर्ताव का सलूक सिखाते हैं और उनके अमन को तौबाला करते हैं, उनके घरों के अंदर नफरतें पैदा करते हैं और
آپ جس وقت ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں، مثبت رول ادا کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کے نظریات سے، جو آپ کی شخصیت کو مسخ کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے نقب آپ کے گھر میں لگاتا ہے. آپ کے آپ کی آواز میں پھر وہ خلل آ گیا ہے، تو دوسرا 35 منٹس ہو گئے، تو آپ پلیز کنکلوڈ بھی کریں اس کو. ہلو ہلو ہاں جناب، آپ کی ساؤنڈ بھی وہ چلی گئی تھی، میوٹ ہو گئے، تو ابھی بھی آپ میوٹ ہی ہیں. تو مطلب میں کہتا ہوں کسی دوست کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر لیں، تو اس کے بعد پھر جی اگر کسی دوست کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز. کسی کا کوئی کوشچن ہے، اگر کوئی کمنٹس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. شوکت صاحب میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. تو نیکسٹ جو ہے نا سیشن رکھیں گے، تو اس میں اس کو بھی تھوڑا سا وہ کریں گے، فردر ڈسکشن اس ٹاپک پہ جاری رکھیں گے، کیونکہ بہت سارے دوست ہمارے جوائن نہیں کر پائے آج. تو ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ہے کہ محترمہ تانیہ صاحبہ ہیں یا باقی جو دوست احباب اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا سیشن کریں گے. یہ جو باتیں آج تمہیدی ہوئی ہیں، ان باتوں کی روشنی میں آپ ذرا تھوڑا سا 1 منٹ ٹھنڈے دل سے. انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل. آواز آ رہی ہے میری؟ رکتے بھی ہے، ہیلو. ابھی آ رہی ہے. ہاں، تو نیکسٹ جو میوچل گفتگو کا ہی اس کو کہتے ہیں، مکالمے کا عمل ہوتا ہے. اور اس مکالمے میں آئندہ آپ لوگوں نے بھی حصہ لینا ہے، چاہے 1 منٹ لیں، 4 منٹ لیں، لیکن ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹاپک آپ کو بھی گفتگو کرنا ہوگی. تو میرے خیال میں آج کی اس نشست کے اعتبار سے، ہاں اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو ہم وی آر ہیئر، لیکن اگر نہیں تو میرے خیال میں اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کیا جائے. علیم صاحب نے جی ہینڈ ریز کیا ہے، تو انمیوٹ کریں، آپ کا مائک آن نہیں ہے. انمیوٹ کریں. جی اب ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے تو اپنے جو دوست احباب ہیں جن کو میں جانتا نہیں ہوں، تو میرا نام ہے مرزا شفیق اور سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہوں، اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں سردار شوکت کشمیری صاحب کے نزدیک ہوتا ہوں، نزدیک رہتا ہوں، اور ان سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ملے گا. تو بنیادی طور پہ جو میری کوئی اتنی بڑی دنیاوی تعلیم جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی یونیورسٹی یا کسی ایسی جگہ تو نہیں ہے، لیکن جو میں نے جو شوکت صاحب نے مجھے آج جو ہم نے یہ جس پہ بحث کی ہے یا انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے، یہ انسان کی جو بحثیت، اب کیونکہ یہ مذہب اور دوسری باتیں انہوں نے تو نکالی ہیں، لیکن میں پھر اس میں آتا ہوں کہ ہمارا بیسک جو مذہب ہے جس پہ ہم لوگ سب یقین رکھتے ہیں وہ اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باقاعدہ قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ تم لوگ تحقیق کرو، یہ چاند اور ستارے تمہارے لیے ہیں تحقیق کرنے کے لیے، صرف روشنی دیکھنے کے لیے نہیں. تو جس طرح شوکت صاحب نے فرمایا ہے کہ مطالعہ، پہلی بات تھی مطالعہ کرنا، تاریخ پڑھنی، اور یہ ساری تحقیق میں آتی ہیں. اور جب ہم مطالعہ کریں گے یا کسی چیز کے کتابوں کے اندر جائیں گے تو ہمیں بے شمار نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. ہمیں نظام فطرت، نظام دنیا اور جو نظام ہمارا ہے، یا جو مختلف جو ہمارے جو سوسائٹی میں جو واقعات ہیں یا کچھ ہے یا ماضی ہے، وہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. ہمیں اپنے وطن کی تاریخ بھی سیکھنے کا ملے گا. ہمیں غلامی سے نجات
लेने का तरीका भी सीखने को मिलेगा, हमें गुलामी को यानी बाय बाय करने का भी सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं यही समझता हूं कि ये हमें, हमारा एक फर्ज है कि सीखें, रिसर्च करें, तहकीक करें, दूसरों से अच्छी बातें लें, समझें और फिर उन पे अमल करें। थैंक यू जनाब। बिल्कुल, ये इंसान का जो ब्रेन है, तो ये एक तो ये है कि नेचुरल जो एवोल्यूशन, जिस तरह शौकत साहब ने भी डिस्कस किया कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसके तहत इंसान सीखता रहता है, अपनी फैमिली से सीखता है, फिर सोसाइटी से सीखता है, फिर स्कूल में जाता है, वहां पे उसको पढ़ाया जाता है। पहले तो इंफॉर्मेशन आती है उसके पास, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है ब्रेन हमारा। उसके बाद एक सिस्टम है, जिस तरह कंप्यूटर में है कि वो एक प्रोसेस होता है, ब्रेन आपका प्रोसेस करता है उसको, और उसके बाद अगर जिन चीजों को आप अंडरस्टैंड करते हैं तो वो आपके ब्रेन में रह जाती हैं, और जो सदा इंफॉर्मेशन होती है तो वो फिर आपके ब्रेन से निकल जाती है। और जो आपकी नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग के बाद जो आता है नॉलेज, वो फिर आपको इस काबिल बनाता है कि आपके ब्रेन में न्यू आइडियाज आते हैं। आपकी जो तहकीक होती है, आपका मुताला होता है, आपका जो ब्रेन प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, आया जो मेरे थॉट्स हैं इस सोसाइटी के लिए कि बेटरमेंट के लिए होंगे, आया इस सोसाइटी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो मैं मुताला, क्योंकि इंसान का यह है कि आप उसको जिस माहौल में रखें तो उसी तरह का माहौल वो अडाप्ट करेगा शुरू में, लेकिन जब वो उसको अपना इनपुट लेगा, उसको अपने ब्रेन में उसका प्रोसेस वो होगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके ब्रेन में जो आइडियाज आएंगे, तो फिर वो सोचने के उस लेवल पे आएगा कि आया जो मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो वो दूसरे इंसान की बेटरमेंट के लिए होगा, मेरी बेटरमेंट के लिए होगा, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होगा। तो उसी के मुताबिक अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। इस तरह तो कंप्यूटर है, आप उसको इनपुट देते हैं, इसी तरह बिल्कुल कीबोर्ड से उसका भी एक मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, उसमें चीजें प्रोसेस होती हैं, ठीक है, आपको आउटपुट आ जाता है। एक जो आज सुपर कंप्यूटर है, उसको 3.4 बिलियन आपको, मतलब विद इन पर सेकंड वो 4.3 बिलियन आपको आंसर्स डिफरेंट वो लाके सामने रख देगा कि जी इस सवाल का ये हाल है। और इंसान का जो ब्रेन है तो वो मैक्सिमम 500 तक कोई चीज पर सेकंड अगर आप उसको कोई दें सवाल सॉल्व करने के लिए, तो मैक्सिमम उसका जो उसकी कैपेसिटी है वो 500 तक जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर और इंसान में फर्क ये है कि कंप्यूटर को जो आप इनपुट देते हैं, एक जो प्रोसेसर है, प्रोसेस होके आउटपुट आता है, वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जब इंसान सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो वो उसमें मिस्टेक्स भी करेगा, फिर वो उससे सीखने की कोशिश भी करेगा, और फिर उसके पास नए नए आइडियाज आएंगे कि मैं इनको ओवरकम कैसे करूं, ये मैंने इधर गलती की है तो मैं इसको अंडू कैसे करूं, नेक्स्ट टाइम में ये गलती ना करूं। तो लिहाजा इंसान को ये फोकियत हासिल है कि वो अपने दिमाग से नए नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज वो उसके दिमाग में जो आते हैं, तो उसके जरिए वो सोसाइटी की बेटरमेंट करता है। और सबसे मेन चीज जो है कि जो एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पूरी दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग वो करते हैं तो फिर आपकी गैदरिंग भी पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना। आप पॉलिटिकल हैं तो फिर आपकी गैदरिंग भी पॉलिटिकल लोगों में होना शुरू हो जाती है। फिर अगर आप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए वो करते हैं तो उसी तरह की आप एनर्जी भी अट्रैक्ट करते हैं और उसी तरह से आपका बिहेवियर भी होता जाता है। और आप अगर संजीदगी से किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, पूरी सिंसियरिटी के साथ आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अपने नॉलेज के मुताबिक उसको प्रोसेस करके कि किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप बेटर रिजल्ट देते हैं। और अगर हम अपना ही एक खुद एहतसाबी जिसको कहते हैं उसको उस पर चले जाएं कि हम हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कैसे थे, हाई स्कूल में पहुंचे तो कैसे मिडिल में थे, तो फिर हाई स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर आज जो है ना, आज से 5 साल पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या था, आज क्या है। तो इंसान अगर कोई चीज अचीव करना चाहे, उसका मुताला करे, तो दुनिया में हर चीज पॉसिबल। और ये दुनिया में जिन लोगों ने इनकलाबात लाए हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, नई नई वैक्सीन ईजाद की हैं, तो उनके पास भी आइडियाज आए, उन्होंने रिसर्च की और उन आइडियाज को जो है ना रियलिटी में बदला है। तो लिहाजा किसी दुनिया में आज़ादी का सवाल हो, डेवलपमेंट का सवाल हो, इंसान की बेटरमेंट का सवाल हो, तो ये चीज़ें काबिल अमल हैं, की जाती रही हैं, की जा सकती हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। इस सोसाइटी में नए नए आइडियाज आएंगे। जब कंप्यूटर नहीं था या ये जो
इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग का एक फ्लो है आज, जो आज से 30 साल पहले नहीं था, 20 साल पहले नहीं था, तो उसकी वजह से आप देखें कि सोसाइटी कितनी तेजी के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही है। और आज जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम दूसरी तीसरी कर रहे हैं, तो ये भी देखें कि आज से 2-3 साल पहले ऑनलाइन कोर्सेज होते थे, लैंग्वेज कोर्सेज 5 साल पहले 10 साल पहले स्टार्ट हुए, तो इक्का दुक्का लोग होते थे, जी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, जी हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, फलां का कर रहे हैं, कोर्स लिया हुआ है ऑनलाइन। लेकिन अब जो है ना, इस कोविड की वजह से प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो गया है। ये शायद हम 10 साल के बाद यहाँ पहुंचते, इसके नेगेटिव असर ज़ाहिर है पूरी दुनिया में बढ़े हैं, लेकिन एक हमें कि देखें ना, इस तरह के मौके हमने पहले भी ज़ाहिर इंटरनेट तो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम अपनी पार्टी की कोई मीटिंग कर लें, कोई स्टडी सर्कल रख लें, कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रख लें, अगर फर्ज किया हमें ट्रैवल करने के लिए दूर ना जाना पड़े। तो ये बात चीज़ें होती हैं जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी आ जाते हैं। कोविड का एक पॉजिटिव जिसको मैं देख रहा हूँ कि चलो हमने इस टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ इस्तेफादा करना सीखा है। तो हमारी विश है कि आप सब अपनी जो है ना, आपकी सेहत सही रहे, सलामत रहें। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, आपके साथ शेयर करेंगे। जी शौकत साहब प्लीज। मैं ये जस्ट आपको ये कहना चाहता था कि ये जो हमारे अलीम साहब हैं, इन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है और ये लॉ ग्रेजुएट हैं। इन्होंने बड़ा रंगारंग किस्म का जो है ना वो इल्म सीखा हुआ है, तो इनकी प्रेजेंस भी हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है। तो जो इनके उठाए हुए सवालात हैं, इन पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज की मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू को इसी बात पे हम कंक्लूड करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम ज़रा, यानी चूंकि तरतीब और इंसान का दिमाग ऐसा है कि इसमें बेशुमार किस्म के सवालात उठते हैं, और जो सोचें हमारी बिखरी हुई सोचें हैं जब हम कोई एक नया लफ्ज़ सुनते हैं या कोई नई एक बात सुनते हैं, तो फौरी तौर पर वो माजी का इल्म जो है वो हमें मजबूर करता है, और फिर वो सोच उसी सोच के गिर्द घूमता रहता है। वो सोचता है कि ये बात तो जो है ना वो मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त नहीं कही गई है। लेकिन जब हम चीज़ों को, यानी स्टडी सर्कल का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ाएंगे, तो तब जाके तो एक कंसेंसस बिल्ड होगा मुस्बत सोच पे, और फिर अपने अमल और अपने इल्म के। कहते हैं कि जो 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 अमल जो है वो इल्म के बगैर है, वो भी अंधेरे में टमकटुइयां मारने के मुतरादिफ है, और जो अमल और जो इल्म जो है वो अमल से आ रही है, तो वो इल्म भी नाकस है, और वो इल्म दुरुस्त इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म आपको अपने अमल से, और अमल आपके इल्म के मुताबिक है एक्शन करने के लिए आपसे तकाजा करता है, आपके 5 सेंसेस को मजबूर करता है कि ये अमल किया जाए। लेकिन अगर नॉलेज प्रॉपरली नहीं होगा तो अमल भी प्रॉपर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में मजीद, चूंकि स्टडी सर्कल का बेसिक मकसद बोर करना नहीं होता, स्टडी सर्कल ठीक है, कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट फिर कंसेंसस से नया रखेंगे टॉपिक, और इसको भी साथ में कैरी करेंगे। ठीक, ओके सर, थैंक यू, सबका शुक्रिया। मुशर्रफ गिलानी साहब, अलीम साहब, शौकत कश्मीरी साहब, यूसुफ कश्मीरी साहब, सरदार अमजद यूसुफ साहब, अरसलान जमील साहब हैं, साजिद हुसैन साहब हैं, हमारे सदर ग्रामी सरदार अमजद यूसुफ साहब, सदर ग्रामी, उनका हमने वो किया है ना। जी जी हाँ, ठीक, बिल्कुल बाज़ाब्ता उनका नाम लिया, उनके चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट लाई है हमने, तो ये भी, इसका भी अजर देगा खुदा हमें। ठीक है सर, सब अपना ख्याल रखिएगा, खुदा आपको अपनी अमान में रखे। ठीक, खुदा हाफिज़।